नाजरीन, शाम से साबिक सदर बशार अल असद के फरार और बागियों के कब्जे के बाद हालात ठीक होने के बजाय मजीद बिगड़ते जा रहे हैं। इसराइल की शाम में जारियत जारी है। इसराइली फोर्सेस ने गुज़श्ता 4 रोज में शाम के 13 सूबों में 500 से ज्यादा हमले किए हैं। इसराइली हमलों के दौरान 15 बहरी जहाज तबाह हो गए और मजीद तबाही का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इसराइल ने जेर कब्जा गोलान की पहाड़ियों में एक बफर जोन में मजीद फौज भी भेज दी है, जिसने 70 से 80% शाम के स्ट्रेटेजिक फौजी असासों को तबाह कर दिया है, जो कि शाम के फौजी असासों का एक बहुत बड़ा नुकसान है। इजरायली अखबार ये भी दावा कर रहे हैं कि नेतन्याहू गजा से शुमाली शाम तक ग्रेटर इजराइल मंसूबे पर गामजन है। शाम के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की तशवीशनाक रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि इंकशाफ किया गया है कि शाम में महंगाई आसमान से बातें कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में बताया गया कि शाम में दमिश्क, हल्ब और दीगर बड़े शहरों में खुराक की किल्लत का सामना है और इमदादी तंजीमों की जानिब से खुराक की तकसीम में भी मुश्किलात का सामना है। दुकानें भी बंद हैं और हालिया तनाज़े से लोगों के कारोबार भी ठप हो गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि शाम में रोटी की कीमत में 900% तक इजाफा हुआ है और इस पर मजीद इजाफा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ शाम में बशार अल असद के इक़्तिदार छोड़कर मुल्क से फरार होने और बागी अपोजिशन की हुक्मरानी कायम होने के बाद बागी असद खानदान की तमाम यादों को मिटा और तबाह कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शामी बागियों ने साबिक सदर हाफिजुल असद के मज़ार को भी नजर आतिश किया। शाम की बागी फोर्सेस इस्तेकाम ला पाएंगी या मशरिक़ वुस्ता में पिछली 1 दिहाई से लगी आग मजीद भड़केगी? इस पर बात करने के लिए मौजूद है साबिक सफारतकार हैं, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं, एजाज चौधरी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, शाम में हालात ठीक होने की बजाय मजीद खराब हो रहे हैं। गुज़श्ता 4 रोज में इसराइल ने 500 से ज्यादा हमले शाम पर किए हैं। शाम के मिलिट्री एसेट्स को तबाह किया जा रहा है। क्या नया बहरान पैदा हो रहा है? क्या शाम की नई हुकूमत इस्तेकाम ला पाएगी? जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि शाम के ऊपर इस वक्त एक बहुत ही कड़ा वक्त है। 2011 से वैसे भी वहाँ पे खाना जंगी का सा माहौल था, जिसमें कई मुल्क कई किस्म की के नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट कर रहे थे, और ईरान और रशिया तो असद रजीम को सपोर्ट करते थे, लेकिन बाकी जिनमें अमेरिका भी था, सऊदी अरब भी, तुर्की भी, ये दूसरे ग्रुप्स को सपोर्ट करते थे। तो खाना जंगी का माहौल तो पहले ही था, लेकिन एक थोड़ा सा एक ऑर्डर सा था। और आपने देखा कि इसराइल ने जब हमास पे और हिजबुल्लाह पे हमले भी किए तो जो असद रजीम कुछ ना कर सकी, खामोश थी। लेकिन अब जब वहाँ पे इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है और मेरे ख्याल में इसराइल को एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है कि वो जो उनका एक लार्जर ऑब्जेक्टिव है कि इसराइल की सरहदों को वसी से वसी तर करके एक ग्रेटर इसराइल बनाया जाए, उसके लिए उन्होंने शाम की जितनी टेरिटरी वो ले सकते हैं वो भी ले रहे हैं, और शाम के अंदर वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इतना उनको कमजोर कर दें कि वो दोबारा इसराइल के लिए किसी किस्म तो सर, आपको क्या लगता है वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? देखिए, चल तो रहा है। आप उस तरफ देखें कि उन्होंने जब 1947 में इनका नक्शा था, जब यूएन रेजोल्यूशन पास हुआ, उस वक्त तकरीबन बराबर टेरिटरी थी फलस्तीन की और इसराइल की। लेकिन आज फलस्तीन श्रिंक हो गया है। इवन वेस्ट बैंक जो उनके पास है उसमें से भी बहुत सारी सेटलमेंट्स इसराइल ने बना दी, और अब गजा का जो छोटी सी स्ट्रिप है उसके भी नॉर्थ में वो सेटलमेंट्स बना रहे हैं। तो उन्होंने जॉर्डन का भी बहुत हिस्सा ले लिया था। तो करते करते फैला तो दिया है, ग्रेटर इसराइल की तरफ चल तो रहे हैं, कोई कदम उनके रुके तो नहीं है। और अरबों ने भी जंगें करके देख लिया कि नहीं उनकी पेशकदमी रोक सके। और इस सारी चीज के पीछे तो अमेरिका की एक हमायत है, जो अनक्वालिफाइड सपोर्ट है इसराइल को, उसकी वजह से उसने ऐसी शय पाई है कि वो करता चला जा रहा है। दूसरा, कुछ अरब ममालिक की अपनी भी कुछ कमजोरियां थी, जिस तरह असद रजीम ने ये नहीं कभी सोचा कि भाई मिस्र के जो इस शाम के अपने अवाम को भी कोई मौका दे दिया जाए। तो ऐसे में फिर जब आपकी अपनी गवर्नमेंट भी कमजोर होती चली जाए तो फिर बाहर वाले आके खुल खेलेंगे। इसीलिए वो सारे नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको बाहर से पुष्टपनाही की जा रही है वो सारे इस वक्त एक्टिव थे, जिनमें से एक अब दमिश्क पहुंच गए हैं। लेकिन एक कुछ थोड़ी सी एक सिल्वर लाइनिंग मैं कहूंगा, वो ये है कि अल-जुलानी ने अभी तक जो इक़दामात उठाए हैं वो कुछ रैशनलाइज्ड किस्म के लग रहे हैं, कुछ प्रैग्मेटिक किस्म के लग रहे हैं।
और अगर वो उन्होंने अपने आप को इसी तरह ही रखा तो शायद वो कुछ सीरिया को इस मौजूदा हालत में रखने में कामयाब हो जाए। सर, शाम में हालिया तब्दीली के बाद ईरान की पोजीशन क्या होगी? क्या ईरान का असर और रसूख बरकरार रहेगा और शामी बागी फोर्सेस की ईरान के हवाले से पॉलिसी की क्या होगी? क्योंकि ईरान तो अब ये इल्जाम लगा रहा है कि शाम में बशार अल असद की हुकूमत अमेरिका और इसराइल के मंसूबे की वजह से खत्म हुई है। मेरे ख्याल में ईरान तो इस सारी डेवलपमेंट के बाद उसका इलाके में असर और नफूज कम हुआ है, क्योंकि ये याद रखिए कि सारी जो सप्लाईज थी ईरान से वो हिजबुल्लाह को बजरिया शाम ही जाती थी और असद रजीम को बाकायदा हमायत थी ईरान की। तो एक तरफ तो उनके हमास जो उनका एक किस्म का इलाहा था, इस्माइल हानिया ईरान में थे जब इसराइल ने उनको हलाक किया। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे हसन नसरुल्लाह को भी दोनों को शहीद किया, हसन इस्माइल हानिया को और इनको भी। तो उसके बाद से अब ये तीसरा सेटबैक है जो ईरान को मिला है। तो और जो इसराइल के साथ उनकी झड़पें भी हुई हैं एक लिहाज से मिसाइल के जरिए, वो भी कोई इतना क्लियर कट नहीं था कि भाई दोनों ने को खुलकर किया हो। मुझे लगता है कि ईरान हैज कम आउट एज ए लूजर इन दिस, लेकिन ईरान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ईरान की अपनी बड़ी रेजिलियंस है, लेकिन इस वक्त कम से कम ईरान को सेटबैक हुआ है और किसी हद तक रशिया को भी हुआ है, लेकिन ईरान को यकीनन सेटबैक हुआ है। ठीक, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के बावजूद इसराइल गजा पर हमले नहीं रोक रहा। आइंदा साल डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल तब्दील हो सकती है? मेरा ख्याल में कि डोनाल्ड ट्रंप की हमायत इसराइल के लिए हमेशा से थी और है। मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई तब्दीली आएगी। वो बिल्कुल उनके साथ मुकम्मल तौर पर खड़े हैं, क्योंकि पूरे अमेरिका में बाई पार्टीजन कंसेंसस है इसराइल के हवाले से। तो इसलिए मुझे वो तब्दीली तो नजर आ रही, बल्कि इसराइल मजीद शय पा जाएगा और अपनी जो जोग्राफियाई हदूद हैं उनको भी फैलाने की कोशिश करेगा और साथ ही साथ जो अपने खिलाफ जो कुछ अरब मज़ाहमत थी उसको मजीद कमजोर और ख़त्म कर देगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल रुकेगा और अमेरिका की हमायत में कोई एक कमी आएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। साबिक़ अक़वामी अमूर के माहिर एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।